सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है, आपने नोट किया ही होगा। और निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की 50 कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम कंपनी पिछले कुछ टाइम में अच्छा खासा गिरी है। बट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की लिस्ट निकालोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बजाज फाइनेंस का नाम टॉप पे देखने को मिलेगा। बट ऐसे सिनेरियो के बाद अकॉर्डिंग टू यूबीएस, बजाज फाइनेंस में एक हेडविंड सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। देखो, हेडविंड का मतलब होता है स्लो डाउन और टेलविंड का मतलब होता है ग्रोथ। तो जब भी हेडविंड की बात होती है तो आप मानो कि ब्रोकरेज हाउस वहाँ पर स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन कर रही है और इस वजह से उन्होंने सेल रेटिंग भी दी है। और देखो दोस्तों, वेडनेसडे की क्लोजिंग से 20% डाउनसाइड टारगेट उन्होंने दिया है। तो चलो ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री तो 36 कंपनी में सुनने को मिल जाएगी रेगुलर बेसिस पे। अब किसी कंपनी में बाय रिकमेंड कर रहे हैं तो किसी में सेल रिकमेंड कर रहे हैं, तो सभी को अंधाधुन फॉलो करने की तो ज़रूरत है नहीं। खुद का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि उन्होंने कितना गिरावट की प्रिडिक्शन की है, वो सारी चीज़ों को हम फॉलो नहीं करेंगे। बट हम कुछ चीज़ ज़रूर देखेंगे कि ऐसा उन्होंने कहा है तो क्यों कहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले उन्होंने कुछ रीजंस हाईलाइट किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं बजाज फाइनेंस को लेकर, क्योंकि उनका मानना है कि क्रेडिट कॉस्ट हमें फ़िलहाल अगर देखा जाए तो हाई देखने को मिल रही है और आगे भी हाई देखने को मिल सकता है। और इस वजह से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन और एसएमई लोन्स प्रॉब्लम बजाज फाइनेंस को दे सकती हैं। और इनके लोन बुक में 38% का कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो लोन्स का है। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, एसएमई लोन्स और पर्सनल लोन्स ये दोनों लोन्स काफ़ी हाई रिस्क के लोन्स होते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। तो यहाँ पर वो ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखती है, क्योंकि किसी एसेट्स के बेसिस पे आप यहाँ पर लोन्स नहीं उठाते हैं, उसके क्रेडिट के बेसिस पे उठाते हो। ठीक है, तो जब पर्सनल लोन्स ऑलरेडी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है तो ख़राब सिचुएशन में इसको बैंक्स थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि प्रॉफिट्स को मेंटेन किया जा सके। तो उन्होंने बताया है कि अभी भी अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर दो सेगमेंट है पर्सनल और एसएमई लोन्स का, ये हमें ऊपर ही देखने को मिल रहा है, इसके क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बजाज फाइनेंस को लेकर, ऐसा यहाँ पर यूबीएस ने मेंशन किया है। अब उसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि इनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है यानी कि ROA, वो हमें आगे भी डिक्लाइन दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। और कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आ सकते हैं अगर कंपेयर करें कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से। तो इस वजह से उनका जो बिलीव है वो इस कंपनी को लेकर आने वाले कल में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ की नहीं है। बट ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस से, तो आपको सिनेरियोज थोड़े समझने में और भी आसानी होगी। लाइक एक चीज़ जो मैंने जितने भी कवर किया वो सभी चीज़ तो देखा जाए तो बजाज फाइनेंस के लिए नेगेटिव है, यूबीएस ने यही हाईलाइट किया है। बट अगर 39 एनालिस्ट के डेटा को देखें तो 28 एनालिस्ट बाइंग रेट कर रहे हैं, 6 सेल रेट कर रहे हैं और 5 होल्ड रेट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखा जाए तो बाइंग रेटिंग है और सेल रेटिंग भी है, होल्ड रेटिंग भी है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बाइंग रेटिंग है, यानी कि मैक्सिमम लोग के हिसाब से बजाज फाइनेंस फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। बट कुछ ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को कभी भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे स्टॉक रिएक्ट करता है, इस वजह से हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा खुद का भी एनालिसिस आप कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब इरेडा से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। इरेडा इशू कर रही है 11 साल का बॉन्ड, जिसके ज़रिए वो 1500 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। आप सभी को पता है कि इरेडा फिलहाल एक ग्रोथ फेज पे है। कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है और फ्यूचर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने के लिए कंपनी फंड रेज लगातार करती हुई दिख रही है। बीच में कंपनी ने 5000 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया, अब यहाँ पर कंपनी रेज कर रही है 1500 करोड़ रुपए थ्रू 11 ईयर बॉन्ड। तो बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इरेडा अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लगातार फंड रेज करती हुई दिख रही है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इरेडा एक फाइनेंस कंपनी है, तो यहाँ पर छोटे अमाउंट से तो बड़ा बना नहीं जा सकता। कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए और वही कंपनी लाती भी दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक न्यूज़ भी है जिसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखो, इरेडा अब तक जितनी भी फाइनेंस का काम करती है
वो हमें या तो यूनियन टेरिटरीज़ में देखने को मिलता है जो कि इंडिया की पार्ट है, या फिर हमें स्टेट्स में देखने को मिलता है। बट अब इरेडा जो है वो ग्लोबली काम करेगी और इसके लिए इनकी जो सब्सिडरी है इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस, उसको मिल चुका है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग फाइनेंस कंपनी। और ये जो फाइनेंसिंग का काम है वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर रहने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो सिर्फ इंडिया ही ध्यान नहीं दे रही है, उस पर हमें और भी काफ़ी सारी बाहर की कंट्रीज़ पे ध्यान देती हुई दिख रही है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ दोस्तों हमें सुनने को मिल रहा है, और वो न्यूज़ ये है कि इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी दोनों का एंट्री हो चुका है एफ सीरीज़ में, या फिर बोल सकते हैं एफ सेगमेंट में। और ये जो एफ सेगमेंट में एंट्री हुआ है, ये अगर स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब देखो कोई भी कंपनी जब निफ्टी 50 का पार्ट बनती है तो ऐसा ही नहीं बन जाती कि बड़ी कंपनी है तो चलो निफ्टी 50 का पार्ट बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखा जाता है, वो कंपनी एफ सेगमेंट में है या नहीं वो भी देखा जाता है। तो एफ सेगमेंट का बेनिफिट तो देखा जाए तो स्टॉक को होता है उनके वॉल्यूम्स के बेसिस पे और कई सारे इंडेक्स के एंट्री के बेसिस पे। तो न्यूज़ अगर देखा जाए तो 2-3 न्यूज़ हमें इरेडा से रिलेटेड अच्छी देखने को मिल रही है पिछले 1-2 दिनों में। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन सारी न्यूज़ को आप चाहो तो रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब टाटा पावर से रिलेटेड भी दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट ये है कि टाटा पावर ने एक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। अब ये अनाउंसमेंट किसके साथ है, तो AWS के साथ है, यानी कि अमेजॉन वेब सीरीज़ के साथ है। अब ये क्यों है उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप इस चीज़ को चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब उसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, जिसमें HSBC ने होल्ड वगैरह यहाँ पर रेट किया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ रीज़न्स हाईलाइट किए गए हैं कि स्टॉक अभी करेक्शंस फेस में क्यों है। रीज़न है वीक पावर डिमांड, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी सेम स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी कि टाटा पावर जैसी कंपनीज़ हो या फिर बाकी के पावर सेक्टर कंपनीज़ हो, ये वॉलेटाइल ज़रूर रहती हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इनको अच्छा कामकाज मिल सकता है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी सही है, बट जब ज़्यादा कंपनी चल जाती है तो एक फेज़ ऐसा आता है जहाँ पर लगातार कंपनी से रिटर्न्स बनते नहीं हैं, और वो इसलिए कि उनके पास में जो कंपनी ने रिटर्न्स दे दिया उस चीज़ को वो जस्टिफाई फेस कर रहा होता है। तो एज ए टाटा पावर इन्वेस्टर्स अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि कंपनी लगातार गिर क्यों रही है या लगातार साइडवेज क्यों है, तो इसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जो कि फिलहाल अपने 52 वीक हाई से या फिर बोल सकते हैं अपने पीक से 40% टूट चुकी है। 26 फरवरी को इसने रखा है बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखने वाली है स्टॉक स्प्लिट का। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। कंपनी का नाम है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।